हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मेहनत कर में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। और आज अपन लोगों को मराठा साम्राज्य में पढ़ना सबसे महान पेशवा बाजीराव। हम सब ने मूवी भी देख रखी है बाजीराव के पीछे, लेकिन बाजीराव की मूवी वाली में उसमें तो सारी चीजें हमें नहीं दिखाई गई हैं। आज हम बाजीराव के बारे में सारी चीजों को अच्छे से समझेंगे। इससे पहले लास्ट क्लास में हमने पूरे मराठा साम्राज्य के सबसे प्रथम महान पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। हमने उनके बारे में क्या क्या पढ़ा, फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जब शाहूजी महाराज 1707 में खेड़ा का युद्ध लड़ रहे थे ताराबाई से, तो उस युद्ध में छत्रपति को जिताने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बालाजी विश्वनाथ ने। 1707 में इनको एक पद दिया गया था सेना करते। देन उसके बाद 1713 में इनको पेशवा बनाया गया। तो बालाजी विश्वनाथ 1713 में पेशवा बने थे, उससे पहले सेना करते के पद पर रहा करते थे। ये एक चितपावन ब्राह्मण थे जो कोंकण के इलाके में पाए जाया करते थे, आज भी पाए जाते हैं। उसके बाद इन्होंने अपने समय में छत्रपतियों की शक्तियों को कम किया और इन मराठाओं में जो पेशवा थे इनकी शक्तियों को ये बहुत पीक पर लेके गए। और आने वाले समय में जो इनके बेटे थे बाजीराव, उन्होंने भी यही चीज को आगे कंटिन्यू किया। अभी हम पढ़ेंगे। सबसे बड़ा काम जो बालाजी विश्वनाथ ने किया था वो ये कि 1719 के आसपास वो जाते हैं और 1719 में वो जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था फर्रुखशियर, वहां पर तख्ता पलट करने में सैयद बंधुओं की मदद करते हैं। और 1719 में मुगले बादशाह फर्रुखशियर को गद्दी पे से हटा के मोहम्मद शाह को तख्त पर बैठाते हैं। इससे पहले हमने देखा था बालाजी विश्वनाथ साथ में जो सैयद बंधु का बड़ा भाई था हुसैन अली खान, उससे एक समझौता करते हैं और उस समझौते के तहत शिवाजी द्वारा बनाया गया पूरे मराठा साम्राज्य को वापस ले लेते हैं और साथ में पूरे दक्षिण भारत से चौथ और सरदेशमुखी लेने के कि वो कहीं से भी चौथ और सरदेशमुखी ले सकते हैं, उस पर हस्ताक्षर करा देते हैं। फिर हमने पढ़ा कि 1720 में उनकी मृत्यु हो जाती है और जब बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु होती है तो उसके बाद जो अगला महान पेशवा बनता है वो उनका बेटा बाजीराव, और इसको बाजीराव प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, बाजीराव प्रथम। ठीक है जी। इसका शासनकाल बड़ा छोटा रहा, 1720 से 1740, मार 20 साल। लेकिन इस 20 साल में इसका पूरा का पूरा बाजीराव के 20 साल पूरे युद्धों में निकले। इसने अपने जीवन में बहुत युद्ध लड़े और इसके समय जो मराठा साम्राज्य था वो अपने पीक पर पहुंचा। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके टाइटल। इसको बहुत सारी उपाधियां दी गई हैं जी। ठीक है। सबसे पहले इसको उपाधियों में बोला गया है लड़ाकू पेशवा। क्या बोला गया है जी? लड़ाकू पेशवा। इसको लड़ाकू पेशवा क्यों बोला गया है? क्योंकि अपने इसने जीवन में बहुत युद्ध करे और सारे के सारे युद्धों में जीतता था जी। जहां भी जाता था मारकाट मचाता था बुरी तरह, और मार काटने के बाद एक तरफा जीत किया करता था। तो पेशवाओं में अगर युद्धों में अगर कोई सबसे ज्यादा महान रहा तो वो था बाजीराव, इसलिए इसको एक टाइटल भी दिया जाता है लड़ाकू पेशवा। साथ में इसको बोला जाता है मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक। ऐसा क्यों बोला जाता है? ऐसा इसलिए बोला जाता है इसको कि जो साम्राज्य कभी शिवाजी खड़ा करके गए थे, जिसका नाम उन्होंने स्वराज दिया था, अगर उसको फिर दोबारा से कोई बहुत अच्छे से संस्थापना उसकी करता है तो वो होता है बाजीराव प्रथम। अगर मराठा साम्राज्य को दोबारा से कोई चरमोत्कर्ष पे लेके जाता है शिवाजी के बाद तो वो होता है बाजीराव प्रथम। इसलिए इसको साथ में क्या बोला गया? मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक, जिसने मराठा साम्राज्य की एक बार फिर से स्थापना करी। वो कौन था? बाजीराव प्रथम। साथ में इसको बोला जाता है हिंदू पद पादशाही का संस्थापक, हिंदू पद पादशाही का संस्थापक। देखो जी, जिस समय मराठा साम्राज्य मराठा के क्षेत्र में लड़ रहा था, उस समय उत्तर भारत की गद्दी पर बैठे थे मुगल, और मुगलों ने भारत में फैला रखा था इस्लामियत। तो मराठा साम्राज्य का प्रथम उद्देश्य यह था कि हमें पूरे भारत में हिंदू पद पातशाही स्थापित करनी है, पूरे भारत में दोबारा से सनातनी भारत करना है। इसलिए इनका एक एम और था कि हमें पूरे भारत से सारी शक्तियों को भगा देना है और फिर दोबारा से भारत में हिंदू पद पातशाही लानी है। मतलब इस संपूर्ण भारत का अगर कोई राजा होगा तो वो सनातनी राजा होगा, हिंदू राजा होगा, ना कि ये मुगल होंगे, ना कि ये अंग्रेज होंगे।
और पेशवा ने अपने समय, बाजीराव ने ऐसा करके भी दिखाया कि इसने अपने समय में पूरे भारत में सनातनी का बहुत बोलबाला किया, हिंदुओं का बहुत बोलबाला था इसके समय, इसलिए इसको साथ में बोला गया है हिंदू पद पातशाही का संस्थापक। अपने समय में इसने हवा खराब कर दी थी जी सारे मुगलों की, अंग्रेजों की, सबकी, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। और चौथा इसको बोला गया था गौ ब्राह्मण का संरक्षण, गौ और ब्राह्मण का संरक्षण। इसने अपने समय में जितनी भी गाय हुआ करती थी, हम पढ़ चुके वैदिक काल में, अगर भारतीय धार्मिक, अगर मैं भारतीय संस्कृति की बात करूं तो वैदिक काल में सबसे परम धन माना गया है गाय माता को। और आज भी हमारे यहां पर आप देखेंगे गाय को बहुत पूजनीय माना जाता है। तो इसने अपने समय में बाजीराव ने गायों की बहुत रक्षा करी, और साथ में इसने अपने समय में ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा छूट दी। तो अगर बाजीराव के समय अगर गाय और ब्राह्मणों का कोई संरक्षण था तो वो कौन था? बाजीराव। इसलिए 4 टाइटल हैं जो आपको किताबों में लिखे मिलते हैं, और चारों टाइटल देने के अपने अपने कारण हैं। पहला जी क्या? लड़ाकू पेशवा। क्यों? क्योंकि ऐसा पेशवा था जो जीवन भर इसने मारकाट मचाई। उसके बाद मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक। क्यों? क्योंकि जो मराठा साम्राज्य शिवाजी बना करके गए थे, अगर उसको दोबारा से किसी ने उसकी अच्छे से स्थापना करी तो ये बाजीराव था। उसके बाद हिंदू पद पातशाही का संस्थापक, इसने अपने समय में सारे मुगलों की शक्तियों को बिल्कुल खत्म कर दिया था, पुर्तगालियों को, अंग्रेजों को इसने सबको मारा और भारत में हिंदू पद पातशाही स्थापना करी। और साथ में गौ ब्राह्मण का संरक्षण, क्योंकि इसने अपने समय में जानवरों की, सिर्फ जानवर में गाय नहीं, इसने खूब सारे जानवरों का संरक्षण की तरह काम किया, और साथ में ब्राह्मणों को भी इसने बहुत सारी छूटें दी। ठीक है, तो ये थे इसके टाइटल जी, लिख लेना। अब देखो हम इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। मात्र 20 साल की उम्र में ये पेशवा बना। जब इसके पिताजी बालाजी विश्वनाथ की डेथ हुई, जब इसके पिताजी बालाजी विश्वनाथ की डेथ हुई तो अब सवाल था कि अगला पेशवा कौन बने। लेकिन बालाजी विश्वनाथ अपने ही समय अपनी इतनी मजबूत पकड़ बना चुके थे कि अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि पेशवा की गद्दी पर बैठने के लिए और कोई चाल चल सके। बालाजी विश्वनाथ अपने आप को इतना मजबूत बना चुके थे कि सामने वाला उनके खिलाफ आवाज उठाने से डरता था। तो बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद बिल्कुल कोई संदेह की बात ही नहीं थी कि अगली गद्दी पर कौन बैठेगा। बिल्कुल तय था कि बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उनका बेटा बाजीराव पेशवा बनेगा। तो मात्र 20 साल की उम्र में पेशवा गद्दी पर बैठता है। और कौन बैठता है जी? बाजीराव प्रथम गद्दी पर बैठता है। ये क्या होता है जी? पेशवा। लेकिन उस समय छत्रपति कौन होते हैं? छत्रपति शाहू जी ही रहते हैं। छत्रपति कौन होते हैं? शाहू जी। लेकिन ये कहने मात्र होते हैं बस छत्रपति, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ अपने समय में सारी पावर्स बालाजी विश्वनाथ सारी पावर्स पेशवाओं के पास लेके आ जाते हैं, छत्रपति सिर्फ कहने के होते हैं। लेकिन फिर भी भाई लॉर्ड तो कौन है अब भी इनके? लॉर्ड तो छत्रपति है। और शाहू जी भी जानते थे कि बाजीराव प्रथम में वो सारी योग्यताएं हैं जो एक महान पेशवा में होनी चाहिए, तो इनको बना दिया जाता है। अब देखो इसके समय क्या होता है, इनका कार्यकाल हमने देख लिया जी भैया 1720 से 1740 तक पेशवा के पद पर रहा। 1740 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इस बीच 1724 में हम पढ़ चुके हैं हैदराबाद को निजाम उल्क अलग कर लेता है इनसे, मुगलों से, हम जानते हैं। अब देखो 3-4 नाम मिलेंगे आपको, चाहे निजामुल उल्क लिखा मिले, चाहे आपको आसफ जहां लिखा मिले, चाहे आपको चिनकिलिस खान लिखा मिले। कुल मिला के बात सिर्फ एक इंसान की हो रही है, उस इंसान की जिसने मुगलों से हैदराबाद को अलग कर लिया था। कई जगह आपको लिखा मिलेगा निजामुल मुल्क, कई जगह आपको लिखा मिलेगा आसफ जहां, कई जगह आपको लिखा मिलेगा चिनकिलिस खान। लेकिन ये वो इंसान है जिसने सर्वप्रथम मुगलों से हैदराबाद को अलग कर दिया था। और कब किया था? 1724 में। इस समय मराठा साम्राज्य का पेशवा कौन है? इस समय मराठा राज्य साम्राज्य का जो पेशवा है वो बाजीराव है। अब मैंने आपको बताया था 1707 का युद्ध अगर आप याद करें तो इस खेड़ा के युद्ध में ताराबाई लड़ी थी शाहू से। और क्योंकि शाहू इस युद्ध को जीत गए थे तो ताराबाई चली गई थी कोल्हापुर। मैंने बताया था यहां की चप्पल भी बहुत फेमस है, चली गई थी जी कोल्हापुर।
अब ताराबाई का जो बेटा था वो था शिवाजी द्वितीय, जो गद्दी पर बैठा था। और शिवाजी द्वितीय के बाद जो अगला ताराबाई और या कोल्हापुर का जो मराठा जो पेशवा छत्रपति बना वो इसका भाई संभाजी द्वितीय। कौन बना? संभाजी द्वितीय। देखो जी, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। जो राजा राम थे, राजा राम के 2 बेटे थे, एक शिवाजी द्वितीय एक संभाजी द्वितीय। राजा राम की मृत्यु के बाद मराठा छत्रपति बन गए थे शिवाजी द्वितीय। लेकिन इतने ही कौन लौट के आए? शाहू जी, जिनको आजम ने जेल में से छोड़ दिया था। शाहू जी गद्दी के लिए ताराबाई से एक युद्ध लड़ते हैं जिसे खेड़ा का युद्ध कहते हैं। इस खेड़ा के युद्ध में शाहू जी बालाजी विश्वनाथ की मदद से जीत जाते हैं और 17 में अपना इन्होंने राज्याभिषेक करा लिया था, छत्रपति अपने आप को घोषित कर दिया। युद्ध हारने के बाद ताराबाई चली जाती है कोल्हापुर और कोल्हापुर में जाके अपने बेटे को ये छत्रपति घोषित कर देती है। अब शिवाजी की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठ जाता है, अगला छत्रपति बन जाता है कोल्हापुर का संभाजी। जो कोल्हापुर का जो मराठा सरदार होता है वो होता है संभाजी द्वितीय। अब संभाजी द्वितीय कहीं ना कहीं शाहू जी और पेशवा से खार खारा होता है। क्यों? क्योंकि शाहू जी ने इनको आके इनकी जगह से भगा दिया था। भाई पूरे मराठा साम्राज्य का आज ये छत्रपति होता अगर शाहू जी बीच में नहीं आते। तो कहीं ना कहीं संभाजी और शाहू जी की आपस में बिगड़ रही होती है बात गद्दी को लेकर के। संभाजी द्वितीय के अंदर कहीं ना कहीं अभिलाषा है कि यार काश पूरे मराठों का छत्रपति मैं होता, लेकिन उन दिनों छत्रपति थे कौन? शाहू जी। इस बात का फायदा उठा लेता है ये निजामुल मुल्क। ये नीचे दक्षिण भारत में देखता है कि यार मराठाओं में जो इस समय पेशवा है बाजीराव, भाई उसकी ताकतें तो बिल्कुल असीमित होती जा रही है, किसी को भी लपेट देता है जब मर्जी कहां पे, कैसे भी करके इसको रोकना पड़ेगा। ये अकलमंद क्या करता है? जाके संभाजी को उल्टी सीधी बात बता देता है कि संभाजी देखिए आज ये पेशवा बना घूम रहा है छत्रपति के प्रेजेंस में। अगर छत्रपति शाहू जी युद्ध न जीते होते तो इस छत्रपति के पद पर आप होते। और मैं आपसे कहता हूं कि आप मेरे पे यकीन कीजिए, मैं जाता हूं और इन छत्रपति शाहू जी को मारूंगा और इन्हें मार के आपको गद्दी पर बैठा दूंगा। अब इसके अंदर तख्ती का लालच आ जाता है और ये जाके संभाजी द्वितीय हैदराबाद के हैदराबाद का जो स्वतंत्र राजा होता है निजामुल मुल्क असफजाह चिंग्लिस खान, इससे जाके गठबंधन बना लेता है। और 1728 में निजामुल मुल्क जाके अटैक कर देता है पेशवा पर। क्यों अटैक कर देता है? कि पहले पेशवा को हराएगा, पेशवा को हटाने के साथ ही शाहू जी को हटा देगा, इनका छत्रपति का इनसे पद छीन लिया जाएगा और गद्दी पर बैठा देगा संभाजी द्वितीय को। ये बात पता चलती है पेशवा को कि जो हैदराबाद का सरदार है, जो हैदराबाद का बादशाह है, उसने मुगलों से अपने आप को अलग कर लिया। तो वो सोच रहा है कि वो बाजीराव से जीत जाएगा। बाजीराव बोलता है अच्छा, अब बाजीराव जितना बहादुर, जितना लड़ने में तेज था, कूटनीतिक दिमाग से, रणनीतिक दिमाग से उतना ही चतुर था। आपने मूवी में भी देखा होगा, अगर आपने बालाजी कह रहा हूं बाजीराव मस्तानी, अगर आपने मूवी देखी हो तो एक तख्त सा लगा रहता है, दोनों साइड शेर रहते हैं और गद्दी पर बैठा होता है चिंग्लिस खान और बाजीराव को बोलता है बाजीराव तुम्हें डर नहीं लग रहा? तुम चारों साइड से मेरे आदमियों से घिरे हुए हो, जब मर्जी तुम्हें मार दिया जाएगा। बाजीराव हंस के बोलता है अबे यार तू भी क्या मेरे सामने रणनीति बनाएगा? जो ये तेरे आदमी मुझे घेर के खड़े हैं ना, ये तेरे आदमी नहीं मेरे आदमी है। और अब बोल भाई, मूवी में आपने देखा होगा चिंग्लिस खान कांप जाता है। और 1728 में जब एक युद्ध होता है तो बाजीराव जाके इसको पकड़ लेता है निजामुल मुल्क को कि हां भाई तू लड़ेगा मुझसे। अब निजामुल मुल्क मजबूरी में देखता है कि भाई गलत आदमी से फंस गए हम तो। और यहां पर क्योंकि बाजीराव डोमिनेंट रहता है तो बाजीराव इससे एक समझौता करता है। अब निजामुल मुल्क के पास समझौता करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। तो इस युद्ध में एक समझौता होता है किस किस के बीच? बाजीराव प्रथम जो पेशवा है और किसके बीच में? साथ में इधर निजामुल मुल्क के बीच में एक समझौता होता है। इस समझौते को बोला जाता है मुंगी शिवगांव की संधि। इसको याद रखना, मुंगी शिवगांव की संधि। ये बहुत बार पूछा जाता है कि मुंगी शिवगांव की संधि किस किस के बीच में हुई? बाजीराव प्रथम और हैदराबाद का स्वतंत्र सूबेदार निजामुल मुल्क के बीच में यह संधि हुई।
क्यों हुई? क्योंकि निजामुल मुल्क ने गलती से जाके पंगा ले लिया था बाजीराव प्रथम से, और बाजीराव प्रथम ने जाके इसकी टांगे पकड़ ली, और टांगे पकड़ने के बाद मजबूरन निजामुल मुल्क को एक समझौता करना पड़ा। अब आपके सामने सवाल आ रहा होगा कि मुंगी शिवगांव की संधि में समझौते क्या हुए? तो इसमें समझौता यह हुआ कि आज के बाद से हैदराबाद से टैक्स लेगा बाजीराव, और मजबूरन निजामुल मुल्क को अपने टैक्स कलेक्शन का बहुत बड़ा अमाउंट अब हर महीने या हर साल देना पड़ता था बाजीराव को। तो बाजीराव आता है 1728 में, और मुंगी शिवगांव की संधि के तहत हैदराबाद के स्वतंत्र सूबेदार निजामुल मुल्क से टैक्स लेके चला जाता है, जिस टैक्स को क्या बोला गया? चौथ या सरदेश मुक्त। ठीक है जी। अब देखो और क्या होता है, और आपने देखा होगा, ये तो मुंगी की शिवगांव की संधि, इसके बारे में बहुत पूछी जाती है, इस चीज को जरूर ध्यान रखना। इसके समय एक किस्सा और चलता है कि जिस समय बाजीराव मराठा सरदार का पेशवा था, उन दिनों समुद्र में एक ताकत बहुत ज्यादा बढ़ रही थी जिनका नाम था पुर्तगाल या पुर्तगीज। जिस समय मराठा सरदार की पूरी कमान पेशवा के पास थी, बाजीराव के पास, उस समय समुद्र में सबसे ज्यादा पकड़ हो रखी थी पुर्तगाल की। पुर्तगाल को लगता था कि पूरे इंडियन ओशियन को हमने अपने कब्जे में कर लिया है। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो वो एक अरमडा काफिले सिस्टम चलाया करते थे, हम पढ़ेंगे आगे पुर्तगाल को। वो अपने आप को लॉर्ड ऑफ ओशियन बोलते थे, द लॉर्ड ऑफ ओशियन, हम समुद्र के लॉर्ड हैं। अगर समुद्र से कोई भी जाएगा तो जाने के बाद या जाते हुए सबसे पहले हमें टैक्स देगा। किसी भी राजा का, किसी भी सम्राट का जहाज इस समुद्र से रास्ते से जब ही जा पाएगा जब वो पुर्तगाल को पहले टैक्स देगा, और अगर नहीं देगा तो पुर्तगाल जबरन उनके जहाजों को पकड़ लिया करते थे। अब एक दिन इस पुर्तगाल के भी दिन खराब आ गए। ये क्या करते हैं, बाजीराव के जहाज समुद्री यात्रा से कहीं गए थे सामान लेके और वापस नहीं आ पाए। अब बाजीराव को पता चला कि यार मेरे जहाज वापस क्यों नहीं आए, तो उसने अपने अधिकारियों को ऑर्डर दिया कि भाई पता करो हमारे जहाज कहां रह गए। समाचार में पता चलता है कि जो पुर्तगाली है, जो अपने आप को लॉर्ड ऑफ ओशियन बोलते हैं, उन्होंने हमारे जहाजों को पकड़ लिया है। बाजीराव ने बोला इसकी इतनी हिम्मत पुर्तगाल की कि मेरे जहाजों को रोक दे। बाजीराव जाता है, और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि शिवाजी नौसेना बना के गए थे। शिवाजी ने बहुत अच्छा खासा ध्यान दिया था नेवी निर्माण पर, और बाजीराव उसी नेवी को और ज्यादा मजबूतीकरण करके लेके जाता है, और समुद्र में जाके जो अपने आप को सबसे महान शक्ति बोल रहे थे पुर्तगाल, जिन पे एडवांस सारे आज की टेक्नोलॉजी बेस्ड सारे हथियार थे, बाजीराव हथौड़े छेनी डंडी से जाके या लाठी से उन्हें मार के आता है। और सिर्फ मार के नहीं आता, उन दिनों सबसे दो बड़े द्वीप थे, एक सालसेट और दूसरा बसीन। बसीन तो पुर्तगालों की राजधानी था जी। भारत में आके पुर्तगालों ने कब्जा किया था, तो पुर्तगालों की दो राजधानी हुआ करती थी, एक राजधानी थी उनकी बसीन, दूसरी राजधानी थी गोवा। बाजीराव ने पुर्तगालियों से उनकी राजधानी छीन ली थी कि चलो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे जहाज पकड़े। चलो जहाज के बाद अब उनको लगा कि यार हम तो गलत आदमी से भिड़ गए, तो उन दोनों के बीच में समझौता हुआ, और बाजीराव ने बोला कि पूरा अपना सालसेट वाला एरिया और पूरा अपना बसीन वाला एरिया हमें दो, आज से उस पर कंट्रोल हमारा, आज से हम उससे टैक्स वसूलेंगे। और पुर्तगालों को मजबूरन देनी पड़ी। तो बाजीराव जितना थल सेना में महान था, उतना ही वो नौसेना में भी महान था। इसी में एक चीज मैं और बताता हूं, आप हिंद महासागर में एक आइलैंड पड़ता है, ठीक है जी, हिंद महासागर में एक आइलैंड पड़ता है, उस आइलैंड का नाम था जंजीरा। उस आइलैंड का क्या नाम था? जंजीरा। द्वीप पड़ता है, ठीक है, और इस द्वीप पर रहा करते थे लुटेरे। क्या रहा करते थे जी? लुटेरे। ये अफ्रीका साइड के हुआ करते थे, जो अफ्रीकन हब्सी होते हैं ना, जिनके होठ मोटे मोटे होते हैं और काले सिया बिल्कुल, उन्हें अफ्रीकन हब्सी बोल देते हैं जी। तो इन अफ्रीकन हब्सियों ने द्वीप घेर रखा था हमारा जंजीरा नाम का, और जो भी जहाज वहां से निकला करता था, ये लुटेरे उस जहाज को घेर के उसमें लूटमाट किया करते थे। अच्छा, इस जंजीरा द्वीप में एक जनजाति रहा करती थी, जिस जनजाति का नाम है सिद्दी। क्या नाम है जी? सिद्दी। सिद्दी जनजाति रहा करती थी इस जंजीरा द्वीप पे, और इस सिद्दी जनजाति के जो लोग थे ये लुटेरे थे। ये लुटेरे थे जी, लूटा करते थे। अब एक दिन इन सिद्दी जनजातियों के लोगों ने बाजीराव के जहाजों को लूट लिया। बाजीराव की फिर सनक गई कि यार ये अभी तो पुर्तगाल को लपेट के आया ही था, अब किसकी हिम्मत हो गई कि जिसने मेरे जहाज पकड़ लिए समुद्र में। बाजीराव फिर जाता है। इन लुटेरों का उस समय तक बहुत बोलबाला होता है,
उस समय अगर सबसे ज्यादा लूटपाट हुआ करती थी तो या तो इस द्वीप पे वरना सिंगापुर वाले एरिया पे, क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा व्यापार हुआ करता था। बाजीराव जाता है सिद्धि आई इस जंजीरा आइलैंड में जाके जितने भी अफ्रीकन हब्सी होते हैं सबको मार लगा के आता है, कीचड़ में लुटवा के, चलो भाई लोट लोट के दौड़ मार के दिखाओ हमें, रेंगाता है इन्हें बुरी तरह, पूरा कंट्रोल में करके सिद्धि हाथ जोड़ देते हैं बाजीराव के आगे कि जी भैया कसम खा रहे हैं अल्लाह की भगवान की कि दुनिया के जहाज को लूट लेंगे, तेरे जहाजों को कभी नहीं लूटेंगे। तो बाजीराव सिद्धियों को जाके लपेट के आता है। ठीक है जी, तो देखो समुद्र में भी बाजीराव अपनी कितनी पकड़ कर रहा है। अब इस बीच आपने देखा होगा कि इसके समय, जिस समय बाजीराव बैठा होता है उस समय बुंदेलखंड जो होता है, क्या होता है जी, बुंदेलखंड के राजा होते हैं छत्रसाल बुंदेला। बुंदेलखंड के राजा होते हैं छत्रसाल बुंदेला। अच्छा, अगर आपने मूवी भी देखी हो तो मूवी में आप देखना बाजीराव एक दिन अपने कैंप के अंदर बैठा होता है और अपने अधिकारियों को एक ऑर्डर देता है कि जाओ और जाके एक संदेश हमारे छत्रपति शाहू जी को पहुंचवाओ कि बाजीराव शाहू जी से मिलने आ रहा है। इस बीच उल्टी सीधी करती हुई, कलामंडी मारती हुई दीपिका पादुकोण पर्दे को चीरती हुई अंदर घुसती है और घुसने के बाद जो दीपिका पादुकोण है वो रणवीर सिंह से बोलती है, बाजीराव से मस्तानी बोलती है कि मेरे बाजीराव, जो हमारा एरिया है बुंदेलखंड का, वहां पर किसी अफगान ने अटैक कर दिया है। उन दिनों एक अफगानी सरदार होता है जिसका नाम होता है मोहम्मद खान बंगस। क्या नाम होता है जी? मोहम्मद खान बंगस। मोहम्मद खान बंगस अटैक कर देता है छत्रसाल बुंदेला के महल पर जीतने के लिए। अब छत्रसाल बुंदेला महल का दरवाजा बंद करके अंदर से ही लगातार लड़ रहे थे, किले के दरवाजे बंद करके। लेकिन एक समय बाद छत्रसाल बुंदेला के सारे जब ये गोला बारूद खत्म हो जाते तो मोहम्मद खान बंगस डोमिनेंट होता और किले पर कब्जा कर लेता। तो मोहम्मद खान बंगस को हराने के लिए छत्रसाल बुंदेला की बेटी मस्तानी जाती है बाजीराव के पास मदद मांगने कि आप पूरे भारत में हिंदू पादशाही स्थापित करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पूरे भारत में सनातन धर्म का, हिंदू संस्कृति का झंडा लहराए, और आज आपकी संस्कृति के ही सबसे प्रमुख नेताओं में से एक छत्रसाल बुंदेला पर कोई अफगान अटैक कर रहा है, हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करो। आपने देखा होगा तुरंत बाजीराव अपने सेनापति को बोलता है कि अब आप मैसेज पहुंचवाओ कि हम शाहू जी के पास मिलने नहीं जाएंगे, पहले हम बुंदेलखंड जाएंगे और बुंदेलखंड में मोहम्मद खान बंगस को घुटने में टिका के आएंगे। और फिर वो छत्रपति शाहू जी के पास ना जाकर के वो जाता है छत्रसाल बुंदेला के पास, और छत्रसाल बुंदेला किस एरिया में जब जाता है बाजीराव तो मोहम्मद खान बंगस को क्या मारता है जी। मोहम्मद खान बंगस लेता है चप्पल हाथों में, बिना पीछे देखे भागता है गोली की रफ्तार से बहुत तेज, और फाइनली अगर बुंदेलखंड को दोबारा से कोई जीतने में मदद करता है तो वो होता है बाजीराव। इस बात से बहुत खुश होते हैं छत्रसाल बुंदेला कि यार बाजीराव आपकी वजह से आज हमारा जो एरिया है वो सुरक्षित हो पाया। और जीत की खुशी में ये बुंदेलखंड के आसपास की 4 जागीरें, कौन कौन सी जागीरें याद रख लेना, कई बार पूछा जाता है। एक होती है कालपी, दूसरी सागर, तीसरी झांसी और चौथी हृदयनगर। ये बुंदेलखंड के आसपास की 4 बड़ी जागीरें ये दे देता है पेशवा बाजीराव को कि आज के बाद से इन जागीरों के, इन जगहों के मालिक होंगे आप। मेंस में लिखने के लिए आता है, ये आपको वहां लिखना होगा। तो पेशवा बोलता है कि यार छत्रसाल, ये जागीरें तो आपने दे दी, जागीरों की तो मेरे पे कमी नहीं है, साम्राज्य तो मेरा बहुत बड़ा है, ये हृदयनगर तो आपने मेरे को दे दिया है, लेकिन छत्रसाल जो मेरा दिल है वो आपके महल में रह गया है। छत्रसाल कुछ समझ नहीं पाते बाजीराव कैसी बात कर रहा है जी कि इसका दिल महल में रह गया। तो छत्रसाल बोलते हैं जी डायरेक्ट बात बताओ, डायरेक्ट बात क्या है। तो बाजीराव कहता है कि आपकी बेटी मस्तानी ने मेरा दिल जीत लिया है। अब छत्रसाल की क्या औकात कि बाजीराव जैसे महान पेशवा को मना कर दे। छत्रसाल अपने दोनों हाथ खोल के बाजीराव के इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है और अपनी बेटी मस्तानी की शादी कर देता है बाजीराव से। अब देखो मूवी में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं,
क्यों इस मूवी में इतना, अगर आपको इतिहास अच्छे से पता हो तो बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है इस मूवी में। इस मूवी में दिखाया गया है कि राजा छत्रसाल बीच की गद्दी पर बैठे हो, वहां उनकी रानी बैठी है, और यहां राइट में उनके देखना कभी बाजीराव बैठा है, और बाजीराव के स्वागत में एक दरबार लगा हुआ है, जिस दरबार में मस्तानी डांस कर रही है। इससे मूवी का डायरेक्टर यह हमें बताना चाह रहा है कि पहले के राजा महाराजा अपने अतिथियों का स्वागत करने के लिए या दूसरे राजाओं का अपने महल में स्वागत करने के लिए दरबार में अपनी बेटी नचा दिया करते थे, होते थे ना। और आपको लगता होगा कि चलो इन चीजों से क्या फर्क पड़ता है, जो भारतीय पब्लिक है ना वो मूवी से ही सीखती है, क्योंकि भारतीय पब्लिक को इतिहास का तो कुछ पता ही नहीं, उसे इतिहास का ए नहीं पता, उसको मूवी से जानना, और मूवी देख के फिर वो सोचते हैं कि ये रियल स्टोरी है। आप खुद देखिए, क्या हिंदू संस्कृति ये बोलती है कि किसी भी अतिथि का स्वागत करने के लिए आप अपनी बेटी नचा दो? नहीं नचा सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। मूवी में ऐसी चीजें नहीं दिखानी चाहिए, ठीक है। दूसरा, बाजीराव को मूवी में सिर्फ और सिर्फ एक प्रेमी बना के दिखाया है, और हम यहां पढ़ रहे हैं कि उसने थल सेना में तो अपनी पकड़ बनाई थी, उसने नौसेना को मारा है, मोहम्मद खान बंगस को भगा भगा के मारा है। और तो और इसके समय में देखो क्या होता है, एक चीज और समझो, अगेन इसकी एक वीर गाथा आपको समझाता हूं मैं, क्यों इतना महान ये पेशवा रहा। इसके समय में क्या होता है, एक बार इसकी सेना आ रही होती है लड़के, तो उन दिनों अवध का राजा होता है सादत खान। कौन होता है जी? सादत खान। तो सादत खान अपनी आर्मी लेके खड़ा हो जाता है बाजीराव की आर्मी से लड़ने के लिए। तो बाजीराव की जो आर्मी होती है वो सादत खान से बिना लड़े वापस दक्षिण भारत लौट जाती है। अगर इसको आप मैप के माध्यम से समझना चाहो तो यहां वाले एरिया पे कौन है जी? ये अवध है लखनऊ का, और ये वाला पूरा एरिया मराठों का है, ठीक है। तो एक बार मराठों की आर्मी अवध जा रही होती है, लेकिन ये जो इसकी आर्मी होती है बाजीराव की, बिना लड़े वापस दक्षिण भारत आ जाती है। कारण ये होता है कि अवध जो सादत खान अली होता है वो बहुत बड़ी आर्मी लेके आ जाता है, और बाजीराव की आर्मी छोटी होती है। तो बाजीराव की आर्मी को लगता है कि यार हम कुल 500 और सामने खड़े 50,000, लड़ना अच्छा नहीं होगा, तो हम वापस लौट जाते हैं। तो वापस लौट जाता है। इतने अवध का राजा सादत खान पूरे भारत में एक अफवाह फैला देता है कि पूरे मराठा सरदार का महान पेशवा बाजीराव मुझसे डर के भाग गया, उसकी आर्मी मुझसे लड़ी नहीं। बाजीराव ने बोला भाई लड़ने की बात नहीं है, तू 50,000 लेके आ गया था और मेरी आर्मी के कुल 500 बंदे थे, इसलिए वो वापस आ गया। ठीक है, लड़ाई होती है बराबरी की। अगर तू 50,000 सैनिक लेके आया था तो मेरे ही 50,000 सैनिक होते, लड़ने का मजा तब आता। लेकिन सादत खान सारे में बोलता है कि किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये बाजीराव वैसे ही हो रहा है, मैंने इसकी आर्मी को भगा दिया है। ये बात पता चलती है जो मुगल सल्तनत की गद्दी पर बैठा होता है यहां पर दिल्ली में, मोहम्मद शाह, जो मुगल बादशाह होता है। ये बात पता चलती है मोहम्मद शाह को कि मेरे ही मंत्री ने, मतलब मंत्री तो नहीं होता, इसका सूबेदार होता है, एक अधिकारी होता है, कि मेरे ही मनसबदार ने, जो अवध का मेरे बनाया गया जो राजा है, उसने ही देखो क्या कर दिया है, बाजीराव को मार दिया है। तो मोहम्मद शाह रंगीला का सारे में क्या होता है जी, कॉलर वॉलर खड़े करके घूमता है कि डरने की कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बाजीराव कुछ नहीं है, वो भारत पे दिल्ली पर अटैक नहीं कर सकता है, उसको तो मेरी चेले ने मार के भगा दिया है। ये बात पता चलती है बाजीराव को कि यार ऊपर तो इन्होंने हल्ला कर दिया कि हम डर रहे हैं। बाजीराव खुद कुल 500 घुड़सवारों के साथ, कितने घुड़सवारों के साथ? कुल 500 घुड़सवारों के साथ 1737 में दिल्ली पर आक्रमण करता है। क्या करता है जी? दिल्ली पर आक्रमण करता है। जब दिल्ली पर आक्रमण बाजीराव करता है ना, तो यह बात पता चलती है मोहम्मद शाह को कि पूरे दिल्ली पर आक्रमण करने आ गया है कौन? बाजीराव। मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ के भाग जाता है, पूरी दिल्ली छोड़ के भाग जाता है। इसको ढूंढा जाता है दूरबीन टेलीस्कोप लगा लगा के, मोहम्मद शाह कहीं नजर नहीं आता। बाजीराव बोलता है इधर आ तू, तुझे मैं अब बताऊं कौन डर के भागा था। लेकिन मोहम्मद शाह को पता था अगर बाजीराव के हाथ लग गया ना तो चमड़ी कहीं फेंकेगा, हड्डी कहीं फेंकेगा, मुंह कहीं फेंकेगा, पैर कहीं फेंकेगा, काट के भाग जाता है। और यहां पर जनता को दिख जाता है कि कौन किससे डर के भागा था।
और आप ये देखिए कि बाजीराव अपने समय में कितना कूल, कितना महान रहा होगा कि वो दिल्ली के अंदर घुसता ही नहीं। अगर वो चाहता तो दिल्ली को लूट सकता था, वो दिल्ली के अंदर घुसता ही नहीं, दिल्ली के आसपास अपने कैंप डालता है, 3 दिन तक मस्त वहीं पे कैंप में लेटा रहता है, और जब उसे लगता है कि हाँ मेरी दहशत बन चुकी है, वापस लौट के आ जाता है, घुसता ही नहीं दिल्ली में। उसका डर ही इतना था इस मोहम्मद शाह को कि उसका नाम सुन के भाग गया था। और बाजीराव सिर्फ 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली की तरफ बढ़ता है। इन दिनों मुगलों की लाखों की सेना थी, इन मुगलों की लाखों की सेना कुल बाजीराव के 500 घुड़सवारों से नहीं लड़ सकी। ये था बाजीराव, ये था उसके अंदर का मतलब बाजीराव क्यों इतना महान पेशवा रहा। आप कैसे घुस जाएंगे किसी के पास लाखों की सेना है, आप 50 सिर्फ 500 लोग लेके चले जाएंगे उससे लड़ने, खाल उतार के भेज देगा जी हमें तो। लेकिन बाजीराव के अंदर क्या जज्बा था कि दक्षिण भारत से सारी पहाड़, नदियों, विंध्याचल जैसे महान पर्वतों को क्रॉस करता हुआ गया दिल्ली, और दिल्ली में मोहम्मद शाह की पेंटिगिरी करके आ गया। और जब ये वापस आता है तो मोहम्मद शाह रंगीला फिर चला गया ना, जब इसको खबर मिल जाती है कि भाई बाजीराव वापस चला गया है, तब जाके महल में लौट के आता है। इसमें एक किस्सा और बड़ा प्रसिद्ध है, मैं वो भी सुनाता हूं। एक बार मोहम्मद शाह रंगीला अपने चित्रकार से बोलता है कि यार बाजीराव दिखता कैसा है, उसका चित्र बनाओ। तो चित्रकार बाजीराव का चित्र बनाता है। चित्र का मतलब जो पेंटिंग है उसका सारांश ये है कि पूरे पीछे बैकग्राउंड में एक युद्ध लड़ा जा रहा है और फ्रंट पे बाजीराव घोड़े पे बैठा है। शाम का समय है, युद्ध लगभग टल चुका है और बाजीराव बहुत थक गया है, बहुत ही ज्यादा। मतलब वो इतना ज्यादा थक चुका है कि अब उसमें इतनी भी एनर्जी नहीं है कि वो एक हाथ से घोड़े की लगाम को पकड़े और दूसरे हाथ से वो तलवार को पकड़े। तो तलवार उसके कंधे पे टंगी हुई है और उसने जो घोड़े की जो लगाम है उनको अपने पैर से दाब रखा है, और उसे भूख लग रही है बहुत तेज। ये पेंटिंग बता रही है जी, पेंटिंग। और उसको भूख लग रही थी बहुत तेज, और युद्ध के आसपास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो वो अपनी जेब से कुछ गेहूं निकालता, उनको साफ कर रहा है, और साफ करने के बाद उन गेहूं को खा रहा है। बाजीराव के पास इतना भी समय नहीं रहा करता था कि वो खाना भी खा सके। इतना महान योद्धा था, अपने जीवन में उसने इतना संघर्ष, इतना युद्ध किया कि कई बार तो वो खाना खाना भी भूल जाया करता था। ये पेंटिंग्स बताती हैं। और जब मोहम्मद शाह रंगीला ने ये पेंटिंग देखी थी ना, आंख बंद करके भाग लिया था कि भैया इस पेंटिंग को भी हटाओ, इसकी तो पेंटिंग से डर लग रहा है, सामने आ गया तो मार काट के बराबर करके चला जाएगा। अंतिम दिनों में 1740 में 40 साल की कुल उम्र में एकदम से बाजीराव की तबीयत खराब होती है, और तबीयत खराब होने के कारण 1740 में बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इस बीच में तुम्हें एक बात और बताता हूं। जब ये दिल्ली से वापस लौट के आ रहा होता है, क्या कर रहा होता है जी, दिल्ली से वापस लौट के आ रहा होता है, तो ये बात पता चलती है इस हैदराबाद के आसफ जहां को, जी निजामुल मुल्क, जिसको भी पीछे मारा है 1728 में। अब निजामुल मुल्क कुछ भी करके मराठों से बदला लेना चाहता है, क्योंकि इसने मूंगी शिवकाओं की संधि करी है, जो इसके लिए घाटे की सौदा है इसके लिए, तो क्योंकि इसको टैक्स देना पड़ रहा है मराठों को, टैक्स देना चाहता नहीं। ये मराठों से लड़के किसी भी तरीके से दोबारा से हैदराबाद से संधि तोड़ना चाहता है मराठों की। इसको ये बात पता चलती है जो हमारा बादशाह मोहम्मद शाह जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा है, वो बाजीराव के डर से भाग गया है। ये निजामुल मुल्क एक संदेश भिजवाता है मोहम्मद शाह को कि मोहम्मद शाह तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तेरी साइड से बाजीराव से मैं लड़ूंगा। मोहम्मद शाह के फिर दिल के अंदर लड्डू फूटने लगते हैं कि चलो कोई तो ऐसा है जो बाजीराव से मेरी तरफ से लड़ने के लिए कह रहा है। और मोहम्मद शाह चिनकिस खान को बोलता है ठीक है, तेरे को जितनी आर्मी चाहिए, जितना गोला बारूद एम्यूनेशन तेरे को जितना चाहिए तुम उससे ले, लेकिन इस बाजीराव को मार। अब जब वापस दिल्ली से बाजीराव आ रहा होता है तो भोपाल में, कहां पर जी, भोपाल में, भोपाल में बाजीराव के साथ फिर भिड़ंत होती है, किसकी, चिनकिस खान की। बाजीराव कहता है ये चिनकिस खान जिसे 1728 में मैंने मूंगी शिवकाओं की संधि करी थी, इसकी इतनी औकात की मुझसे दोबारा लड़ रहा है। भोपाल के युद्ध में इतना गंदा मारता है दोबारा से चिनकिस खान को बाजीराव कि चिनकिस खान फिर पूरे जीवन भर मराठों से टक्कर लेने की कोशिश ही नहीं करता।
और चिंग्लिस खान छोटा नाम नहीं होता दक्षिण भारत में। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो हैदराबाद अपने आप में एक बहुत बड़ी रियासत थी। हैदराबाद बहुत अमीर था और उस अमीर रियासत का जो सूबेदार या जो राजा था वो था चिंग्लिस खान। इसके पास अच्छी खासी आर्मी थी, तोप थे, एम्यूनेशन बोला, बारूद, बंदूकें, आर्मी सब थी इसके पास। लेकिन बाजीराव के सामने, बाजीराव वीर तो था लेकिन जो उसके हौसले जो इतने बुलंद थे, उसका जो दृढ़ निश्चय पावर थी, डिटर्मिनेशन जो था, लड़ने की जो उसके अंदर शक्ति थी, उसको डोमिनेट करना बड़ा मुश्किल था। और 1740 में फाइनली बाजीराव की मृत्यु हुई और बाजीराव की मृत्यु के बाद इसका बेटा बालाजी बाजीराव, कौन जी, बालाजी बाजीराव गद्दी पर बैठा, जिसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे। आज हमने बाजीराव के बारे में पढ़ा, ठीक है जी। तो होपफुली आज बाजीराव के बारे में आप थोड़ा बहुत समझे होंगे और कम से कम जो मूवी से जो इमेज बनी है कि सिर्फ उसको मस्तानी के पीछे पागल दिखा दिया है, उसे हंसा हंसा के पागल कर दिया है, नहीं, बाजीराव इतना क्रूर था कि या तो लोग उससे डरते थे या लोग उससे नफरत करते थे। प्यार नाम की तो बाजीराव के अंदर फीलिंग ही नहीं है। इतिहास की आप किताब पढ़ेंगे आपको पता चलेगा पूरे जीवन काल में बाजीराव को कभी हंसते हुए नहीं देखा गया। और मूवी में ढोल पिटवाए उससे हंसवाने के, तो मुंह फाड़ फाड़ के हंसाया है रणवीर सिंह को, जो गलत है। अगर इतिहास पे एक्चुअल मूवी बनाई जाए तो लोगों को पता चलेगा कि क्या देश के इतने महान योद्धा रहे हैं जिन्होंने अपने समय में वन मैन आर्मी का काम किया है। होपफुली हमारे बॉलीवुड को अकल आए और अच्छी ऐतिहासिक तथ्य बेस्ड मूवी बनाए जो सच बताए। लेकिन वही भारत की जनता, आज पैसा सबसे बड़ी चीज है। अगर आप एक्चुअल इतिहास दिखाएंगे तो भारत की जो पब्लिक है उसे मजा आएगा नहीं। इतिहास क्या है क्या नहीं उसे उससे कोई फायदा नहीं है, उसको चाहिए रोमांस। उसके लिए क्या है कि अगर वो थिएटर में बैठा है तो सामने होना चाहिए डांस। रानी महारानी से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे नाच गाने से मतलब है, उसे लव स्टोरी से मतलब है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टरों की भी मजबूरी है कि उनको ये चीजें बढ़ा चढ़ाकर दिखानी पड़ती है। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि इनसे जनता सीखती है और जनता फिर गलत सीखती है और फिर वो उसी को सच मानने लगती है जो नहीं है। ठीक है जी, चलिए तो अच्छे से पढ़ना और कल की क्लास में हम बालाजी बाजीराव को पढ़ेंगे जो बाजीराव का बेटा था। फिर आगे मराठा साम्राज्य भी हमारा बचा है, 3-4 लेक्चर लगेंगे, उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू।